दोस्तों आज की तारीख है 1 अगस्त और आज से IBPS PO के नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं और आज से लेकर 21 अगस्त तक आप IBPS PO SO के फॉर्म्स जो हैं उन्हें फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आने वाले 10 से 12 मिनट में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गए हैं ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर पाओ और आखिरी में एक बेसिक ओवरव्यू देंगे आपको सिलेबस का जो IBPS PO प्रीलिम्स और मेंस में होता है। सबसे पहले जो बड़े सवाल पे आते हैं वो सवाल है आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो पिछले साल जब वैकेंसीज़ लॉन्च हुई थी, जब जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय वैकेंसीज़ थी 3049। हालांकि आगे चलकर 5532 वैकेंसीज़ हो गई थी, 5500 के करीब वैकेंसीज़ हो गई थी। लेकिन जो जब जब नोटिफिकेशन आया था उस समय वैकेंसीज़ थी 3049। उसको कंपेयर करें तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं, दैट इज़ 4455। और अभी भी ऐसे 5 बैंक्स हैं जिन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया वैकेंसी को। ऐसी संभावना है कि वो भी अपनी वैकेंसीज़ को नोटिफाई आने वाले टाइम में कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन में कई लोग कहते हैं कि सर मेरे को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना। नहीं सर, प्रोबेशनरी ऑफिसर तो एक समय का नाम है कि एक समय तक, जनरली 1 साल का होता है IBPS के बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और SBI में 2 साल का होता है, जहाँ पर आपका एक टेन्योर होता है जो आपको पूरा करना होता है और फिर आपकी जॉब कंफर्म होती है। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है उसका नाम होता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 और JMGS 1। ये पोजीशन पर आपकी नियुक्ति होती है। 1 साल का इसमें प्रोबेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, एग्जामिनेशंस भी होते हैं जिनको क्लियर करने के बाद फिर आप 1 साल के बाद परमानेंट तरीके से एक पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज हैं 4455 और 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। वैसे तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लेकिन SBI जो है वो अपना अलग एग्ज़ाम कराता है। बाकी 11 बैंक जो है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक जैसे आते हैं, वो इनके अंडर आ जाते हैं। शुरुआत आज से हो गई है, आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद 2 बार 3 बार देखने के बाद ही फॉर्म फिल करिएगा, बिकॉज फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक का टाइमलाइन है, उसमें आपको फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है और 3 फेजेस में होता है। पहला प्रिलिमिनरी फेज़ जो क्वालिफाइंग फेज़ होता है, वो क्वालिफाई करोगे तो मेंस में जाओगे। मेंस के नंबर्स काउंट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेंस के अंदर भी एक सब कैटेगरी होती है उसी मेंस एग्ज़ाम में, आपकी डिस्क्रिप्टिव की, जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ऐसे, और अगर हम बात करें लेटर राइटिंग की, और फिर इंटरव्यू होता है, ये आखिरी होता है। और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को क्यूमुलेट करके हम प्रोविजनल सिलेक्शन जो IBPS है वो करता है। आपका एग्जामिनेशन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं डेट बता दूंगा आपको, उस डेट तक आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते। जिस डेट को मेंशन किया गया है इस PDF में, उस डेट तक आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपका परसेंटेज कितना है। अगेन वो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफाई ज़रूर करिएगा कि परसेंटेज आपका कितना है। लिमिट की बात करें एज की, तो 20 से 30 ईयर्स, 20 साल की उम्र, जिस दिन जो कट ऑफ डेट है इसमें जो दी गई है, उस डेट पे 20 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक हो सकते हैं। सैलरी, और ये कई जगह गलत जानकारी दी गई है, हमने चेक कराया है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से जो सैलरी है इन हैंड वो आपकी 61,000 से 64,000 है। वो 50-52 हज़ार नहीं है सर, ये करेक्शन कर लीजिएगा। और जो ग्रॉस सैलरी है इंक्लूडिंग एवरी टैक्सेस, वो 77,000 है। इस फॉर्म को अगर आपको फिल करना है, अप्लाई करना है, तो IBPS की वेबसाइट है www.ibps.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स की बात करें जो आपको ध्यान रखनी है, 1 अगस्त से नोटिफिकेशन आया है, उसी दिन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट 21 अगस्त है। अप्लीकेशन फ़ी पे करने की भी लास्ट 21 अगस्त है। जो PT ट्रेनिंग होती है वो होगी सितंबर में, सबके लिए नहीं होती, सर्टन रिजर्व सेक्शन के लिए होती है। जो प्रीलिम एग्ज़ाम है वो आपका होगा 19 और 20 अक्टूबर को।
19 और 20 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, जबकि इसका मेंस एग्ज़ाम है वो आपका 30 नवंबर 2024 को होगा। तो ये 2 डेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी और मेंस का। समय बेहद कम है इनके बीच, लगभग 1 महीने से कम का समय, 1 महीने से थोड़ा ऊपर का समय यहाँ पर दोस्तों जो है वो दिया गया है। अब आते हैं वैकेंसी ट्रेंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी ट्रेंड का इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आप समझ पाओ कि ऑफ लेट पिछले 4 से 5 सालों में वैकेंसीज़ आपकी कितनी गई हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 बैंक्स हैं जिन्होंने वैकेंसीज़ इस बार भी रिपोर्ट नहीं की हैं, और ऐसी पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करेंगी। अब ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं। आप स्क्रीन पे आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप बेसिक इस स्काई स्क्रेपर को देखो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो 2022 में है। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज होंगी वहाँ पर जो कट ऑफ होगा वो भी आपका फिर लो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। जहाँ वैकेंसीज कम होंगी वहाँ कट ऑफ भी अपने आप जो है वो अधिक जाएगा। अब अगर आप 2024 की बात करें तो 4455 वैकेंसीज हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें विथ 2023 तो 3049 है। तो अपने आप ही आपको अंतर दिख रहा है दोनों वैकेंसीज में। सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करें 2023 को 2022 से, तो वहाँ वैकेंसीज हैं 7402। मतलब क्लियरली आप देख सकते हो कि 2022 में ऑल टाइम हाई वैकेंसीज में से एक थी पिछले 4 से 5 सालों, पिछले अगर 2024-17 तक की बात करें उन वैकेंसीज थी। तो एक तरफ आपका 3049 वैकेंसी 2023 में, इस बार वैकेंसी ज़्यादा, 2022 में वैकेंसी आपकी बढ़ गई थी। सिमिलरली 2021 में वैकेंसीज की बात करें तो वहाँ पर वैकेंसी आपकी 5809 का था। तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं बस बेसिक वैसे आपको बताऊँगा कि वैकेंसीज का ट्रेंड अब जो है वो अपवर्ड स्पाइरल पे है इस साल। और अगर हम पिछले साल की बात करें जहाँ पर वैकेंसीज थी 3049, लेकिन एंड आते आते, एग्जामिनेशन आते आते वैकेंसीज नंबर बढ़ गया था, वैसे यहाँ पर भी संभावना है कि मैं मान के चल रहा हूँ करीब 2000 से 2500 वैकेंसीज और इसमें ऐड हो सकती हैं। तो अगर नंबर आपका अभी 4455 का है तो ये नंबर ईजिली आपका आराम से 6000 तक पहुँच सकता है, इसकी संभावना इस बार है। और मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, ऐसा ट्रेंड हम पिछले साल से कंपेयर करके दोस्तों जो है वो देख सकते हैं। तो क्लियरली जॉब्स हैं, क्लियरली बैंकिंग सेक्टर में जो रूमर उड़ता है कि सर बैंकिंग प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये उसके अलहदा बात यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर वैकेंसीज आपकी पिछले साल से भी इनिशियली ज़्यादा हैं और इस नंबर भी आपका और ज़्यादा, इवन 6000 तक वैकेंसीज तक ये नंबर आपका पहुँच सकता है। अब आते हैं कि किस बैंक ने वैकेंसी कितनी दी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली बात तो जिन्होंने वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिन्होंने अभी नहीं की है रिपोर्ट वैकेंसीज, ठीक है। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का 361 है, कैनरा बैंक का 380 है, सेंट्रल बैंक का 810, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 90, पीएनबी का 81, पीएसबी का 124 और बाकी यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी नहीं की है। तो अगर हम ऐड करें दोनों कैटेगरीज को, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ऐड करें दोनों कैटेगरीज को, जैसे कि हम यहाँ बात करें आपका जनरल कैटेगरी का और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का, तो वहाँ पर 1846 और 435 होगा, और इसमें ओबीसी ऐड कर दे 1185 का, टोटल वैकेंसी आपकी जो है वो 4455 यहाँ पर आई है। बाकी अलग अलग सेगमेंट्स में आप वैकेंसीज को ज़रूर से यहाँ पर देख सकते हो। मैक्सिमम वैकेंसीज की बात करें अगर हम जनरल कैटेगरी को लेकर चलें तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर भी अपडेट हुआ था कि सर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये काफ़ी समय से पीसीए में था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में था, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ पर वैकेंसी नंबर भी आपका बाकी सबसे ज़्यादा ही नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है। और आपके जो फेवरेट बैंक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी वैकेंसी भी आई है। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक में वैकेंसी भी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो और ये वैकेंसीज आगे चलकर आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं कि भाई कौन एग्ज़ाम दे सकता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एज ऑन 21 अगस्त, मैं 1 अगस्त की बात नहीं कर रहा, 21 अगस्त 2024 तक अगर आपके पास ग्रेजुएशन आप कर लेते हो, रिज़ल्ट फाइनल आपका आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आज के दिन आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, 21 अगस्त तक अगर रिजल्ट आ जाता है, उस दिन तक, उस इंक्लूडिंग, तब आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का 21 अगस्त 2024 तक। सेकंड, मार्कशीट वैलिड चेक होती है, आपको वो अप्लाई भी करनी पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट बाद में चेक भी होगा आपका।
और अगर हम परसेंटेज में अगर आप दिखा रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपने लिखा 59.99%, तो उसको 60% नहीं माना जाएगा, वो 59.99 ही होगा। अगर 54.99 है तो वो 54.99% होगा, वो 55% से कम होगा। तो जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो लिखिएगा। अगेन बहुत ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट, मतलब आप पर्टिकुलर हो, अगर आपके पास है परसेंटेज में आपका डेटा आता है उसको ज़रूर वहाँ पर मेंशन सही कीजिएगा। फिर बहुत रेयर होता है लेकिन इस बार ये सेगमेंट लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी का कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर द जॉब। मतलब वैसे तो होता ही है, मतलब ये फॉर ग्रांटेड है, फॉर मतलब इट्स ऑब्वियस, लेकिन पहली बार डॉक्यूमेंट में भी पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आप कर लेते हो तो आपका ही फ़ायदा है उसमें, ताकि मतलब एक वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आपको आती है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि डिज़ायरेबल है, नॉट डिज़ायरेबल, नेसेसरी है आपके पास एक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना। सिमिलरली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें, इसका रोल ज़्यादा क्लरिकल कार्डर में रहता है, लेकिन यहाँ पर भी हालांकि ये ऑल इंडिया जॉब है, लेकिन जिस कार्डर में जिस स्टेट में आपका होगा, जनरली आपका होम स्टेट में जनरली होता है जहाँ पर आपकी आपकी जॉइनिंग होती है, तो वहाँ पर जो भाषा है उस स्टेट की, उसको उसका जानकारी होना, वर्बल और रिटन में उसकी प्रोफिशिएंसी होना उस स्टेट का ज़रूरी है। ये भी मेंशन इस बार के इस पीडीएफ में किया गया है। अब आते हैं दोस्तों एज लिमिट पर। तो एज लिमिट का रेंज है 20 ईयर्स टू अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 ईयर्स। अगर आपकी पैदाइश 2/8/1994 या उसके बाद हुई है और आपकी पैदाइश 1 अगस्त 2004 तक हुई है, मतलब इस रेंज में, अगर आपका बर्थडे इसके और इसके बीच पड़ता है, मतलब उसमें 2/8 को भी चलेगा, 2/8/1994 को, और 1/8/2004 चलेगा। अगर इनमें इसी बीच आपकी डेट पड़ती है इंक्लूडिंग दीज टू डेट्स, तो आप एलिजिबल हो। तो आप इस पर कंफ्यूजन है आपको कि भाई मेरा 31 साल हो गया, 22 साल हो गया, 19 साल हो गया, अगर आपका बर्थ डेट 2/8/1994 से लेकर 1/8/2004 तक होता है, बोथ एड इंक्लूसिव, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों कि रिलैक्सेशन क्या क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपको दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, नेपाल भूटान का सब्जेक्ट हो सकता है, तिब्बतन रेफ्यूजी जो इंडिया आए थे 1 जनवरी 1962 और 1962 के पहले, उनके लिए होगा। पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ ज़ायर, कीनिया, तंजानिया, उगांडा, जाम्बिया, इथियोपिया, मलावी, वो भी आ सकते हैं। और जो सेकेंड थर्ड फोर्थ में आते हैं उनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होगा विद रिगार्ड्स टू इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ही उनको यहाँ पर एलिजिबल जो है वो दोस्तों आपका माना जाएगा। अब आते हैं कि एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट होता कैसे है। जैसा मैंने आपको बताया 3 फेज़ होते हैं, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी, ऑनलाइन मेंस और फिर फिज़िकल इंटरव्यू। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सेक्शन वाइज भी ओवरऑल भी कट ऑफ क्लियर करना होता है। दूसरा होता है आपका ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन जो स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, ये क्वालिफाइंग तो होता है लेकिन ये इसके मार्क्स काउंट होते हैं आपके रिजल्ट में फाइनल में, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स को भी इसमें ऐड करते हैं। ऑनलाइन मेंस वाले में आपका ना सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा बल्कि साथ में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी उसमें ऐड किया जाता है जिसके नंबर 25 नंबर के होते हैं। हम उस पर आएंगे आगे, और ओवरऑल फिर रिजल्ट आपका अगले साल तक आपको मिल जाएगा। अगर हम पैटर्न की बात करें तो 3 सेक्शंस होते हैं प्रिलिमिनरी में, और मार्क्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35। 30 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में 35, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 मार्क्स की होती है। हालांकि एज अ स्टैंडर्ड बोला जाता है कि जितना भी नंबर का एक क्वेश्चन है 1/4 अगर आप गलती करते हो तो 1/4 मार्क्स उसमें नेगेटिव मार्किंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 0.25 कह सकते हैं। हालांकि ओवरऑल बात करें, मेंस की अगर बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि द टोटल मार्क्स ऑफ अ क्वेश्चन, अगर आप गलती करते हो एक क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो उसके 1/4 मार्क्स नेगेटिव होंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का वेटेज कितना है, उसके बेसिस पे 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स ईच होता है, 20 मिनट में आपको हर एक सेक्शन को करना होता है। इंग्लिश 20 मिनट, उसके बाद 20 मिनट अलग से न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये 20 ओवरऑल 60 मिनट्स का होता है। लेकिन आपके लिए हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट दोस्तों जो मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो भी आपके यहाँ पर 100 होते हैं।
जो कैंडिडेट्स जो होते हैं प्रिलिमिनरी में, उन्हें क्वालिफाई करना होता है ईच ऑफ द 3 टेस्ट को बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, जो कि आईबीपीएस डिसाइड करता है। और वो अपने हिसाब से बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट बेसिस वो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स को फिर मेंस में वो अलाउ करता है। नेगेटिव मार्किंग होती है अगर हम प्रीलिम की खास तौर पे बात करें, यहाँ पर 0.25 मार्क्स आपके कटते हैं फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका नंबर वहाँ पर नहीं कटता है। फिर आते हैं मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न पे। मेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर 5 आपके कॉलम्स हैं, 5 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, 5 यहाँ पर आपके टेस्ट हैं। पहला है रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं जो आपको 1 घंटे में करना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, इसके लिए आपको मिलते हैं 40 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मैथ्स कह लीजिए, मैथ्स में खासतौर पर डीआई पे फोकस होता है। 35 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में करने होते हैं, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। ओवरऑल अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें, 155 क्वेश्चंस हैं, 200 नंबर के मार्क्स हैं और 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन वाइज आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी निकालना होता है, सेक्शन वाइज टाइम भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद जिसकी गलती जो लोग कई बार करते हैं वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, जिसमें आपको एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे लिखना होता है। 2 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स का ये होता है और इसके लिए आपको 30 मिनट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। कई बच्चे गलती करते हैं, वो टाइपिंग पे काम नहीं करते हैं, वो सब सारा काम पेंसिल से करते हैं। लेकिन बेटा ये सेक्शन आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस सेक्शन से भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। हालांकि मैटर ये तभी करेगा जब आप कट ऑफ यहाँ पर क्लियर करोगे, बिकॉज इसका कट ऑफ तो स्टैंडर्ड 25 में से 10 होता है। मतलब मान के चलो कि अगर मान लो 63 कट ऑफ गया है आउट ऑफ 225, है ना, उतने मार्क्स का, तो उसमें से 10 तो कट ऑफ होता है। ये एक स्टैंडर्ड है फॉर डिस्क्रिप्टिव। बाकी अगर 63 हुआ तो 53 आपका नंबर आया इन द ऑब्जेक्टिव सेगमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सर इससे आप स्कोर हाई कर सकते हो, लेकिन बेटा कट ऑफ भी आपको हर एक सेगमेंट का निकालना पड़ेगा। तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है और इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, 4+1, 4 ऑब्जेक्टिव 1 डिस्क्रिप्टिव, टोटल मार्क्स 200 ऑब्जेक्टिव के 25 सब्जेक्टिव के, ड्यूरेशन 180 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स का। 180 मिनट होता है आपका फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर, 30 मिनट्स होता है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मेंस में होता है और इसके बाद ही जो आपका फिर इंटरव्यू शेड्यूल होता है। पेनल्टी होती है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1/4 पेनल्टी होती है एक क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.5 मार्क्स होगा, 2 मार्क का होगा तो उसका 1/4 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आपने उसको गलत अटेम्प्ट किया है, गलत उसका आंसर दिया है तो। अब आते हैं कि सर इसके बाद क्या होता है। देखिए इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 100 और जनरली इसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने होते तो आप क्वालिफाई माने जाते हो। जनरली इंटरव्यू आपका ऑन एवरेज 15-20 मिनट्स का होता है और जो वेटेज होता है इंटरव्यू का वो 20% होता है। तो अगर 100 मार्क्स हमने 100 में नॉर्मलाइज किया पूरे एग्ज़ाम को, मेंस और इंटरव्यू को, तो 80% वेटेज होगा मेंस का पेपर का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर है और 20% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू का। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपको मार्जिन लेकर चलना चाहिए मेंस के अंदर, ताकि अगर इंटरव्यू आपका 100 भी गया तो भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। इसीलिए ज़्यादा फोकस मेंस पे आपको देना है, बिकॉज इंटरव्यू एक एड ऑन हो सकता है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू के भरोसे सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल देखा जाता है, माना जाता है। अब एक बार ज़रा कट ऑफ का एनालाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा जनरल कैटेगरी कट ऑफ को करने की, बाकी डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का वो 54.25 था 2023 में, 49.75 था 2022 में और 50.5 था 2021 में। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कम है। क्यों कम है? बिकॉज वैकेंसी भी आपकी 7,000 से ऊपर की वैकेंसीज थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कट ऑफ भी अपने आप खुद देख सकते हो कि वहाँ पर कट ऑफ जो है वो आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कट ऑफ आपका यहाँ पर कम था, 100 मार्क्स का कट ऑफ, 100 मार्क्स है यहाँ पर, उसमें ये कट ऑफ था प्रीलिम्स का। फिर अगर हम आगे चले सेक्शन वाइज चले प्रीलिम्स में, तो मैथ्स 35 मार्क्स मैक्सिमम थे, उसमें जनरल कैटेगरी कट ऑफ था 7 मार्क्स और रीजनिंग में 10 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज में 11.5 मार्क्स। ये 2023 का पिछले साल का कट ऑफ हम बता रहे हैं प्रीलिम्स का। फिर अगर हम चले कैटेगरी वाइज मेंस में,
तो आउट ऑफ 225 63 कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का। अब इसको बहुत सिंपल सा आप याद करो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 नंबर 25 में से कट ऑफ होता ही होता है। मतलब ये एक ट्रेंड है, मतलब एक ये एक मान सकते हो कि इट इज़ अ सर्टेनिटी जो कि डिस्क्रिप्टिव में होता है। तो बच्चे कितने हैं आपके? 53 कट ऑफ रहा होगा आउट ऑफ 200। तो इसीलिए बेटा कहा जाता है कि अगर आपके मेंस में ख़ास तौर पे आपका मेंस का नंबर ज़्यादा है तो जो संभावनाएं हैं ओवरऑल एग्ज़ाम निकालने की, इंटरव्यू भले ख़राब भी हो जाए तो भी जो एक मार्जिन लेकर चलने का जो एक लॉजिक है वो यहाँ पर फिर काम आता है। इसीलिए इंटरव्यू तैयारी कीजिए, इंटरव्यू के भरोसे मत बैठिए, बिकॉज अगर आपका मेंस में अच्छा नंबर आया है तो आप ओवरऑल भी अच्छा कर ले जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव को भी हल्के में मत लीजिए। मतलब अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं मेंस का सिर्फ, मतलब ऑब्जेक्टिव सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, और अगर आपका आपका डिस्क्रिप्टिव खराब गया है तो वो भी आपको हैम्पर कर सकता है। तो आपको कई एस्पेक्ट पे लेकर चलना है, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि वेटेज वाइज मेंस ओवरऑल जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का वेटेज आपका 80% ज़रूर यहाँ पर होता है। बाकी दोस्तों सेक्शन वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस के अंदर कट ऑफ जो अलग अलग सेक्शंस थे, जैसे कि रीजनिंग कंप्यूटर में 3.5 कट ऑफ था। ये देख सकते हो कि लेवल क्या रहा होगा, कितना हाई लेवल का होगा रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 में से 11 कट ऑफ था। डीआई डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में 7.75 था। 60 में से इसका लेवल भी आप देख सकते हो। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये बोलते बोलते, हो भी गया हूँ, 35 ईयर्स का हो गया हूँ, कि 3.5 है सिर्फ कट ऑफ। और हम इसको बहुत मतलब ऐसा लेते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हम एंड में पढ़ते हैं ना। तो जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं बेटा उनके लिए तो ये बाय हाथ का खेल है। कट ऑफ भी निकलेगा, 3.5 कट ऑफ है यार, और वो बड़े आराम से अच्छा स्कोर भी करेंगे, ऐसा मेरा दावा है। और फिर डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैंने कहा आपसे 10, लगभग 10 ही आपका कट ऑफ रहता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर फॉर जनरल कैटेगरी। तो ये सेक्शन वाइज कट ऑफ है मेंस के अंदर। अब आइए ज़रा एक बार रेंज देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो पिछले साल का, देखिए 2024 क्यों लिखा है, बिकॉज इस साल अलॉटमेंट हुआ है ना, तो हमने 2024 लिखा है। तो ये एग्ज़ाम 23 का है, उसमें आप रेंज देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में कितना रेंज था मैक्सिमम मिनिमम स्कोर का जिनका सिलेक्शन हुआ। और ये आपका इन्होंने नॉर्मलाइज किया है 100 में, ठीक है, जिसमें कि 80% वेटेज रहा होगा आपके मेंस और डिस्क्रिप्टिव, मेंस और डिस्क्रिप्टिव का, और 20% इंटरव्यू का। तो 57.93 मैक्सिमम स्कोर आया था 100 में से, जब हमने उसको नॉर्मलाइज किया था 100 में। और उसका मिनिमम रेंज 41.13 था। जो लोग जिनको ये रिजर्व लिस्ट नहीं है सर, इनको अलॉटमेंट हो गया था जॉब का, जिसका रेंज था 57.93 से लेकर 41.13 तक। इस रेंज में, इस वेरिएंस में आपका जो है वो एलोकेशन अलॉटमेंट अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दोस्तों किया गया था। बाकी दोस्तों सिलेबस की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। अभी बेसिक सिलेबस है। देखो वैसे तो अंकुश सर, आशीष सर, निमिषा मैम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन ये एक बेसिक सिलेबस है जो मैंने आपको दे दिया है, ताकि आप टिक मार्क कर लो कि अगर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। इनका टाइप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जानकारी आपको हमारे जो रिस्पेक्टिव कलीग्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाँ ये एक बेसिक मैंने आइडिया आपको दे दिया क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, रीजनिंग सिलेबस का और इंग्लिश लैंग्वेज का। सिमिलरली ये आपका मेंस का है सिलेबस, छोटा छोटा है, इसको जूम कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दूंगा। और ये एक मेंस एग्जाम सिलेबस है जिसमें मैंने देखो बेसिकली अभी यहाँ पर जीए का लिखा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल और स्टैटिक अवेयर, इसके अलग से वीडियो मैं आपके लिए कर दूंगा जब सही समय आएगा। लेकिन ये बेसिक एक सिलेबस है जो कि हमने आपको मेंस के लिए भी यहाँ पर दे दिया है। सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। बाकी आपसे चर्चा करेंगे हम आगे, कुछ और पर्टिनेंट क्वेश्चंस पे, फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी चर्चा भी आपके साथ करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसका। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस को देखना है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस को पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग गलती मत, सब्सक्राइब ना करके गलती मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को। यस ऑफिसर बनकर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।